Hello, dear students. Welcome back again. And now we'll be starting the session for climatology. So, climatology, if you compare climatology's question with any other part of the geography's questions, so basically climatology is one जहाँ से सबसे ज़्यादा यूपीएससी जो है क्वेश्चंस पूछता है, तो पूछना भी चाहिए उसको, क्योंकि दिस इज वन सेक्शन जो यूपीएससी को सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप इसको जियोमॉर्फोलॉजी से कंपेयर करोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक्स लिमिटेड है और साथ के साथ क्या होता है, क्वेश्चंस आर बिट प्रेडिक्टेबल ऑल्सो। और कुछ चीज़ों में क्या है कि वो सेमी फैक्चुअल टाइप हो जाता है। ठीक है, कहीं पे कॉन्सेप्ट भी होगा लेकिन हल्का सा फैक्चुअल भी होगा। ऑल्दो ये बात भी ठीक है कि यूपीएससी दीज डेज दे आर मेकिंग द ब्लेंड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि वो उसमें जो है फैक्चुअल भी डाल देते हैं क्वेश्चन, मतलब फैक्चुअल पार्ट भी डाल देते हैं क्वेश्चन में एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी डाल देते हैं। बट यस, अगर मैं सब चीज़ों को कंपेयर करूँ तो दो सेक्शंस क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप होता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने का, क्योंकि एक अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो है टेस्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स के। सो वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। पूरी क्लाइमेटोलॉजी, जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, पूरी क्लाइमेटोलॉजी आप जो है ये तीन चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस हम समझ सकते हो। फर्स्ट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अगर टेम्परेचर किसी प्लेस का ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, एंड इफ देयर इज अ प्लेस व्हिच इज हैविंग वेरी लो टेम्परेचर देन देयर द pressure will be very high. Second, the wind has a tendency that it will always move from high pressure towards low pressure. Then the surface wind, you will be experiencing the Coriolis force, and wherever different temperature winds are interacting or they are merging together, they will be releasing enormous amount of latent heat. ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट और है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो विंड है, जो सरफेस विंड है, जब भी ये अर्थ पे मूव कर रही होगी तो ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ आ रही है तो ये अपने राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ आ रही है तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अगर वो इक्वेटर से टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जा रही है या टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर जा रही है। ठीक है, तो ये पांच बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर दिमाग में क्लियर है तो पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपके टिप्स पे है, ट्रस्ट पे। सो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी, सो यहाँ पे हम टॉपिक क्या क्या कवर कर रहे हैं इसमें, एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, एयर प्रेशर, क्लाउड्स, विंड्स। अब ये पांच ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जो अच्छे से प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये आपको पता होना चाहिए पूरा। कंपोजिशन में बात करेंगे तो देयर आर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टन। तो सारी गैसेस की इनके रोल, इनका कंट्रीब्यूशन इन द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, ये सब क्लियर होना चाहिए। इंसुलेशन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अब इसी से रिलेटेड है हीट बजट एक टॉपिक, वो भी क्लियर होना चाहिए। अर्बन हीट आइलैंड वाज इन न्यूज़, तो अर्बन हीट आइलैंड पे यू कैन गेट क्वेश्चन। एयर प्रेशर से ही प्रेशर डिफरेंस से ही विंड सर्कुलेशन क्रिएट होता है। देन ऑफ कोर्स क्लाउड्स, types of clouds, and then there are some special category of clouds like nacreous clouds. These are the glowing clouds. So ये सब पता होना चाहिए, और winds of course, the planetary winds, the local winds, the secondary circulation winds. Okay, so what holds the atmosphere around the earth? So the gravitational force of the earth, it is the answer. Answer is option A. The gravitational force of the earth will be holding the atmosphere of earth around the earth, one atmosphere around the earth. So basically Earth atmosphere. As I told you, the Earth atmosphere consists of gases like nitrogen, which is around 78.08%. Then it has oxygen, which is around 20.09%. Then carbon dioxide, which is around 0.04%. बुक्स में क्या जगह लिखा हुआ 0.036% या 0.03%, बट वो अब 0.04% एक्सेप्टेबल हो गया है। एंड ये दिस हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। हमारे यहाँ का एवरेज एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी जो है 15.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 16.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो पूरी अर्थ पे कई जगह पे आपको जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट प्लस आपके साथ इंटेंस हीट वेव्स के जो है इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। इंडिया भी सब पीछे नहीं था, राइट। सो वेल, इसका आंसर ऑप्शन ए है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर में सारी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहले ट्रोपोस्फेयर थी, मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर है हमारी। ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस दे आर कंसंट्रेटेड इन ट्रोपोस्फेयर। जितना वेदर रिलेटेड फिनोमिना है वो सारा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, एंड ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो ट्रोपोपॉज की जो लाइन है, यहाँ पर जो है जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मिजोस्फेयर है, मिजोस्फेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एंड लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे ठंडी लेयर है ये मेसोस्फेयर। इस क्योंकि बहुत ही कम टेम्परेचर है यहाँ पर, नियर अबाउट -86 डिग्री सेल्सियस, इसलिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है गैसेस की। और ऐसे में जो मेसोस्फेयर है वो एक्ट करेगा एज अ शील्ड ऑफ द अर्थ अगेंस्ट फॉलिंग मीटियोराइट्स। तो जितने भी मीटियोर्स वगैरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वो इस मेसोस्फेयर की लेयर में जैसे ही एंटर करते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं। क्यों? इस मेसोस्फेयर में बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है या गैसेस की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। देन इसके बाद आता है आपका आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर बेसिकली आयोनाइज लेयर्स है, एंड इनका काम होता है ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में। ठीक है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, रिमेंबर एपल्टन लेयर, कैनेली हेविसाइड लेयर, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इनकी यूटिलिटी को खास तौर पर जो है फोकस करके चलना है कि किस लेयर की क्या यूटिलिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है। So next, consider the following statement with respect to the water vapor in atmosphere and choose the correct one. Number one, the amount of water vapor increases with altitude. Second, water vapor decreases from equator towards the pole. Third, it also absorbs part of the insolation from the sun and preserves the Earth's radiated heat. See, basically, water itself is responsible for greenhouse water vapor. ये खुद भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। वेल, ऑल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। सेकंड, वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो इक्वेटर पे देयर इज मैक्सिमम वर्टिकल इंसोलेशन, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल इंसोलेशन बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, एंड सबसे ज़्यादा रेनफॉल बेसिकली इसी रीजन पे होती है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में। ठीक है, अगर लैटिट्यूड की बात करते हैं तो बेसिकली इधर से अगर नॉर्थ जाओगे या साउथवर्ड जाएंगे तो वाटर वेपर विल बी कंपैरेटिवली decreasing. Third is it also absorbs parts of the insolation from the sun and preserves the earth's radiated heat. So basically 2 and 3 will be the answer. So answer two statements बोले हैं, मतलब वन स्टेटमेंट यानी इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, ऑप्शन बी टू स्टेटमेंट या अब यानी ऊपर के तीन में से कोई दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज आंसर टू स्टेटमेंट्स, दैट इज 2 and 3, तो दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाटर वेपर्स के लिए ध्यान रखना कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है इसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है। वन इज द गैसेस, second is the water vapor, and third is the aerosols or the dust particles, right? Next, consider the following statement with respect to jet stream and upper air circulation, choose the correct ones. So basically guys, jet stream is the upper air circulation, and हमारे यहाँ पर जो है मतलब हमारे अर्थ पे दो तरह की जेट स्ट्रीम मिलेंगी, एक परमानेंट जेट स्ट्रीम होगी, दूसरी होगी टेम्पररी जेट स्ट्रीम। जैसे परमानेंट जेट स्ट्रीम हो गई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम। ओके, दीज आर द परमानेंट जेट स्ट्रीम्स। But when we talk about temporary, तो for example subtropical jet stream. So basically these jet streams, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी रीजन के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में विंटर्स के टाइम पे जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाती है और हिमालयन रीजन से टकरा के बाइफरकेट होकर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर स्टैब्लिश हो जाती है। और ये क्या होती है, इट विल बी डायरेक्टिंग द टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द टेम्परेट लैटिट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। आपको याद होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, देन इसके बाद जो है इंडियन मानसून को भी ये इम्पैक्ट करेगी, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स इंडियन मानसून। तो जेट स्ट्रीम का ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन है एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर में कोई भी रूट है, ठीक है, किसी भी प्लेन का कोई रूट है तो उसको डिसाइड करने से पहले जो है ये देखा जाता है कि जेट स्ट्रीम का फ्लो किस डायरेक्शन में किस तरफ से है। तो जनरली जो एरोप्लेन्स है उन एरोप्लेन्स के रूट को इन जेट स्ट्रीम से बचाया जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम और एरोप्लेन अपोजिट डायरेक्शन चल रहे होंगे तो ये जो है बेसिकली उसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, एंड वैसे भी इट विल बी क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ थ्रेट्स आल्सो, रिस्क भी रहेगा। जेट स्ट्रीम की अपनी जो है 200+ किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, तो इट विल बी अ थ्रेट। सो इट विल बी अ थ्रेट। So basically this is the reason that जो aviation routes होते हैं they are designed keeping in mind the direction of the jet stream. So basically they have influence on the westerly winds also, they have influence on the monsoonal winds also, and they in total they have very kind of intense impact over the climatic region of a particular region. So question number 3, its answer is 2 and 3. So first statement was the variation in atmosphere pressure closer to the surface of the earth have an important role to play in the making of upper air circulation. Well, this is incorrect. So here the answer is option B. Two statements are correct. That is second and the third statements they are correct. तो जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इसको थोड़ा सा अच्छे से और एक बार देखना है इसमें, एंड स्पेशली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को भी थोड़ा पढ़ के रखना। एंड दिस सॉरी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में बार बार जो मैंने बोला ना कि परमानेंट थी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम
एंड कुछ टेम्परेरी जो सीजनल टाइप पे जो है ओरिजिनेट होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसका इंडियन मानसून मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन यहाँ पे लिखा है एल्बिडो, इधर लिखा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, इधर लिखा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पर एल्बिडो आपको पता होना चाहिए, एल्बिडो क्या हो गया। एल्बिडो होता है कि जब सन रेज जो होती है वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले, अर्थ सरफेस पे एब्जॉर्ब होने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे अगर आपने हीट बजट और टॉपिक अगर याद हो आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है 24 आवर्स की साइकिल में अगर मान लो 100 यूनिट्स सोलर रेडिएशन उसको मिल रही है, तो इन 100 यूनिट्स में से 25 यूनिट्स ऐसी होती है जो क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल एंड ग्लेशियर्स के थ्रू रेडिएट बैक हो जाती है विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एल्बिडो मैकेनिज्म। इट इज रेफर्ड एज एल्बिडो मैकेनिज्म। ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा क्लाउड करता है 27%, एंड 27 यूनिट्स, 6 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द डस्ट पार्टिकल्स एंड 2 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय ग्लेशियर्स। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को ऐसे समझो जैसे नॉर्मल लैप्स रेट जो हमारा होता है, नॉर्मल लैप्स रेट में हम बात करते हैं कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगी वैसे वैसे एयर जो है टेम्परेचर लूज करेगी, एंड इट विल बी लूजिंग टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में उल्टा हो जाएगा, यानी कि लोअर रीजन कूलर होगा और ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब होता है? जब भी किसी एरिया में दो करंट्स, चाहे वो कोल्ड ओशन, एक कोल्ड ओशन करंट होगी, दूसरी वार्म ओशन करंट होगी, वो मिल रही होंगी, या ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे दो विंड्स, एक कोल्ड विंड है एक वार्म विंड है, वो मिल रही होंगी। तीसरा केस का हो सकता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का, व्हेन देयर इज अ वेरी क्लियर स्काई, और जो अर्थ है उसने रात के टाइम में बहुत ज्यादा रेडिएशन रिलीज कर दी है। तो रेडिएशन रिलीज करने से अर्थ की सरफेस काफी ठंडी हो गई है, एंड द वाटर वेपर्स अराउंड द अर्थ सरफेस दे हैव कूल्ड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म फॉग। Okay, and then another case is winter season. Winter season, we can check out this inversion of temperature. Terrestrial radiations, these are the long wave radiations, जो basically these are absorbed by the greenhouse gases. Basically क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है, तो हमारी अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट दे आर ओपेक फॉर द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, दे टेंड्स टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आज का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो फिर ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी लगातार तो। ठीक है। वेल, सो एल्बिडो, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आई होप इट क्लियर है सबको। सो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 3। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या था? डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। तो ये गलत था बेसिकली। ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं टर्म्स देख रहा हूँ, इस टर्म्स के बेसिस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स क्या है बेसिकली। क्वेश्चंस आपने, मतलब दीज आर हार्डली 10 और 12 क्वेश्चंस इन एवरी मॉड्यूल। तो आपने इससे न जाने कितने ज़्यादा सैकड़ों क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हुए हैं। आइडिया इज बेसिकली टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंडेंसेशन विल टेक प्लेस? कंडेंसेशन किस किस कंडीशन में होगा? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर is reduced to dew point without changing its volume. Second, when both the volume and the temperature are reduced. Third, when moisture is removed from the air through precipitation. So basically कंडीशन जो कंडेंसेशन है इनमें से किस किस प्रोसेस में होता है? तो गाइस देखो, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, इसमें बेसिकली मैंने आपको पहले जैसा भी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज होती है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज होती है तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोअर रीजन है बेसिकली वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो बेसिकली ड्यू पॉइंट पे जाएगा। ड्यू पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो कि दिस इज ए वाटर ग्लास और ये बहुत ठंडा पानी इसमें, तो ये क्या करेगा, ये आसपास के जो इसमें इस रूम में जो भी मॉइस्चर होगा उसको ये कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ड्यू पॉइंट हो क्या है, जो जो वाटर वेपर्स है वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन, ये सारी चीज ध्यान रखनी है। तो बेसिकली when the temperature of the air is reduced to dew point without changing its volume, the air is not capable of holding enough moisture, so condensation takes place. When both the volume and the temperature are reduced, there is excess moisture, thus leading to condensation. And when moisture is removed from the air through precipitation, then it leads to moisture deficit, so there is no condensation. So इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है। Next, consider the following differences between dry deposition and wet deposition. First, while in case of wet deposition, the input enters the atmosphere in the form of gases. For dry deposition, the input enters the air usually as dust from the industrial areas. While wet deposition occurs through rainfall, dry deposition occurs through dust foil. Which of the above statement is are correct? So basically pollution से related ये topic हो जाता है हमारा यहाँ पर।
और दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो बेसिकली जब वेट डिपोजिशन इन्वॉल्व्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड्स, ड्राई डिपोजिशन occurs when the acids are first transformed chemically into gases and salts. So basically पॉल्यूशन के चैप्टर को थोड़ा सा देखोगे तो ये ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन क्लियर हो जाएगा। राइट, अब रॉस्बी वेव्स की बात करते हैं तो देखो जेट स्ट्रीम्स को हम रॉस्बी वेव्स कहते हैं बिकॉज लगातार ये कंटिन्यूसली जो है मियंडरिंग करती है। ठीक है, कंटिन्यूसली ये मियंडरिंग करती है। अब ओशियनिक रॉस्बी वेव कौन सी होती है, तो ये जो हमारी एलनीनो होती है, तो एलनीनो करंट आगे जाके जब ये बेसिकली पेरू की कोस्ट से टकराती है तो वहां से एक बहुत ज्यादा बाउंस बैक होती है, वापस पैसिफिक ओशन की तरफ डाइवर्ट होती है। तो कई बार एल नीनो को भी रॉस्बी वेव्स कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ओशनिक रॉस्बी वेव्स मूव्स अलोंग द थर्मोक्लाइन, यानी थर्मोक्लाइन नहीं, टेंपरेचर डिफरेंस वाली लाइन पे मूव कर रहे हैं। सो इट इज द meandering of the well movement of the jet stream. They are a type of inertial wave naturally occurring in rotating fluids. So basically यहाँ पर इसके जो है ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये चीज पर प्लीज ध्यान रखिएगा। देन which of the following statement is are true about jet stream? तो जेट स्ट्रीम में फिर से क्वेश्चन आ गया है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जिसने लिखा पोलर जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्गर देन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, these are meandering in nature, these are upper atmospheric high speed winds. So basically jet streams they tends to become stronger during the winter season, especially polar jet stream. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। और जेट स्ट्रीम के लिए मैंने ऑलरेडी आपको काफी चीजें बता दी है, तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। Well, consider the following statement regarding insolation. So it is the incoming solar energy intercepted by the Earth. Amount of insolation decreases from pole towards equator. इसको उल्टा बोल दिया है। एक्चुअली इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन डिक्रीज होगा, और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये बेसिकली इंक्रीज होगा। इक्वेटर ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगा एज कम्पेयर टू पोल। Temperature changes not only between day and night but also from season to season. So almost तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक लगेंगे, बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल लगेंगे। लेकिन जो है यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पर। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कई जगह करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा होगा, और यूपीएससी क्या करेगा, एक ट्रेंड बना के देगा कि आठ दो या 8-9 क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग अबाउट द करेक्ट एंड देन देयर विल बी 10th क्वेश्चन जिसमें बेसिकली वो पूछेगा अबाउट द इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो इसलिए जो है बेसिकली इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू स्टेटमेंट्स ओनली। देन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, तो असर्शन रीजनिंग या आपको स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करके क्वेश्चन दे देगा, फिर कहेगा कि बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, या स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो विदाउट ग्रीन हाउस गैस अर्थ वुड बी अ फ्रोजन वेस्टलैंड। देन ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज, हम कहीं कोई कहता है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो लेट्स रिमूव दिस ग्रीन हाउस गैस, अगर ऐसे करोगे तो पूरी अर्थ एक स्नोबॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस का होना अर्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर एबनॉर्मली बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अर्थ, वो एक जो है मतलब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन अगर मान लो ग्रीन हाउस गैस हमने रिमूव कर दी है तो देन अर्थ विल बिकम अ स्नोबॉल। देन द बैलेंस ऑफ इंसुलेशन and outgoing radiation results in a constancy of average temperature of Earth's surface. Yes, basically जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन कैसे होता है, it is maintained by the balance between the incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation. So there is a balance between that. So basically answer will be B, both these statements are correct, both these statements are correct. Next question, consider the following statement. The proportion of insolation received by Earth in the form of short wave radiation is higher than that of long wave radiation. The Earth radiates all energy absorbed by it in the form of long wave terrestrial radiations. Which of the state above the statement is oblique are correct? So basically heat जो बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो बैलेंस की ही बात करता है, और यहाँ पे ये दोनों चीजें करेक्ट हो जाती है, क्योंकि देखो ये जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इट विल बी एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर रेडिएशन, तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट कंपैरेटिवली हायर होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, so this is the last question. Why do we feel colder on clear night than on the cloudy night? अब देखो होता क्या है, बेसिकली हमारी जो अर्थ है ये रात के टाइम में टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को रिलीज करती है, और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो है बेसिकली अगर क्लाउडी नाइट है यानी बहुत बादल है उस टाइम पे, तो क्या होगा, ये रेडिएशन क्लाउड से टकरा के काउंटर रेडिएशन के फॉर्म में वापस आना स्टार्ट कर देंगी, और वो एक वार्मिंग क्रिएट कर देगी पूरे एटमॉस्फेयर उस रीजन के।
लेकिन अगर एक क्लियर स्काई है, एकदम क्लियर नाइट है, तो क्या होगा, इट विल अलाउ टू रिलीज मोर एंड मोर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द टू एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ऐसे में क्या होगा, अर्थ जो है बहुत ग्रेजुअली, बहुत जल्दी कूल हो जाएगी रात के टाइम में। ठीक है। So clouds absorb infrared radiation to keep the earth warm. Cloud creates a greenhouse effect by preventing the loss of heat energy stored in the air. Which of the above statement is are correct? So clouds absorb infrared radiation to keep the earth warm. And दूसरा हो गया, clouds create a greenhouse effect. तो बेसिकली एक सॉलिड मीडियम है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है इसका, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर ये, दैट्स व्हाई वी विल बी फीलिंग कोल्डर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। सो गाइज अब इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, मतलब अगला जो सेशन में अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, तो दैट विल बी रिलेटेड टू बेसिकली दिस बायोजोग्राफी एंड आफ्टर दैट ओशनोग्राफी। तो ये बेसिकली एक क्विक रिवीजन सीरीज है, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम यूज़ हो इसमें, और जो है जस्ट ये है कि जितने टॉपिक्स आप इससे रिवाइज कर पाते हैं या जितनों को आप जो है लिंक कर पाते हैं, वो हम यहाँ पे जोड़ देख सकते हैं इस चीज़ में। तो गाइज थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।